जय हिंद, वंदे मातरम। लेके मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ सीडीपी की क्लास। जितने भी टीचर एग्ज़ाम होते हैं, आपके नज़र में जो भी टीचर एग्ज़ाम होते हैं, सब में सीडीपी पूछी जाती है। अगर हम बात करें यूपी टेट, एमपी टेट, यू टेट, सी टेट, और अभी अगर हम बात करते हैं तो सी टेट का एग्ज़ाम अभी हाल ही में हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, जो कि इसकी डेट को अभी फ़िलहाल में परिवर्तित कर दिया गया है। नहीं तो ये एग्ज़ाम जो है कि हम लोगों को दिसंबर में देखने को मिल जाता। तो अभी इसका फॉर्म जो है कि फिलअप हो रहा है, तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ओके, और जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कृष्णा स्टडी मस्ती को। ओके, अगर हम बात करते हैं तो आज का ये हम लोगों का क्लास की अगर बात करते हैं तो क्लास नंबर 1 रहेगा, जो कि सीडीपी की क्लास होगी। और टारगेट हम लोगों का रखा गया है कितने का, तो इसमें 30 रखा गया है। ओके, 30 में 30 क्वेश्चन का जो टारगेट रख के मैं इस सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। और जितना जल्दी हो सके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कृष्णा स्टडी मस्ती को। ओके, चलिए, तो बिना देर किए हुए हम लोग सीधे अपने सेशन पे आते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है कि किसी ने क्या खूब लिखा है कि फंस गया हूँ जिंदगी के कुरुक्षेत्र में, फंस गया हूँ जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह। ठीक है, जैसे कि अभिमन्यु फंसे थे कुरुक्षेत्र में, वैसे ही ठीक है, फंस गया हूँ जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह। ओके, बचाने कोई आने वाला नहीं, बचाने कोई आने वाला नहीं, और मैं मैदान छोड़ के जाने वाला नहीं। तो मुझे कोई बचाने भी नहीं आएगा, जैसे कि अभिमन्यु को कोई बचाने नहीं गया था, और मैं वैसे ही मैदान छोड़ के, ये रण छोड़ के मैं भाग नहीं सकता हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बने रहिएगा और बिल्कुल उम्दे क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। तो चलिए आइए, आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। चलिए, बड़े उम्दा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके मैं उपस्थित हूँ। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को आप देखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ओके, अगर हम कक्षा में प्रभावी ढंग से जो व्याख्यान देते हैं तो उस समय एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संबंध स्थापित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सार्थक शरीर हाव भाव को समावेशी करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। ओके, एक अध्यापक क्या करता है आप बताइए। अगर वो, मान लीजिए आप अगर टीचर हैं और कक्षा में खड़े हैं और जो कि व्याख्यान दे रहे हैं, किसी चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो आप इसमें अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सार्थक शरीर हाव भाव को क्या करना है, समावेशित करता है। ठीक है, एक टीचर का एक प्रभावी शिक्षण के तहत वो क्या करता है कि अपने जो सार्थक शरीर है और जो अपना हाव भाव है उसी व्याख्या के अनुसार क्या है, समावेशित करता है। जो व्याख्यान होता है उसी के अनुसार उसी को ढाल लेता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। ओके, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण है। ओके, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, ये है हम लोगों का पूरा क्वेश्चन कि मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। तो क्या सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शैक्षिक जो है कि टेलीविज़न, या फिर शैक्षिक प्रसारण, या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर, या फिर टेलीफोन। अगर हम बात करते हैं किसका, मीडिया की, और वो भी अगर हम बात करते हैं तो प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण में अधिगम में सहायक होगा, तो वो क्या हम लोगों का हो जाएगा, शैक्षिक टेलीविज़न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आगे बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। जब हम कक्षा में विद्यार्थियों के साथ रूबरू होते हैं तो हमारा अर्थ होता है संप्रेषण जो करते हैं उनसे, तो वो क्या होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उनसे प्रश्न करने को कहना,
या फिर विचारों का आदान प्रदान, या उन्हें निर्देश देना, या फिर अपने विचारों से अवगत कराना। अगर आप एक आपके सामने अगर कोई विद्यार्थी है, आप टीचर हैं और आपके साथ जो उनके बीच में संप्रेषण हो रहा है, तो उसका अर्थ क्या होगा? ओके, तो उसका अर्थ इसमें इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का बी, अपने विचारों का जो होता है आदान प्रदान करना। विचारों का क्या होता है? आदान प्रदान करना ही हमारा क्या होता है? संप्रेषण। संप्रेषण के द्वारा ही हम अपने भावों को आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस तरीके से हमारा इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि कौशल से सीखने में पहली अवस्था होती है। कौशल को सीखने में जो हमारी पहली अवस्था होती है वो क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यथार्थता, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चालाकी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है समन्वय, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अनुकरण। अगर हम बात करते हैं किसी भी कौशल को अगर हम सीखते हैं तो सबसे पहली अवस्था जो होती है वो हमारी होती है अनुकरण की। अनुकरण विधि के द्वारा ही हम पहली चीज़ों को सीखते हैं। आज भी कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे तो आज सामने से अगर कोई इंसान कर रहा है, अगर हम उसका अनुकरण करते जाते हैं तो हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से ग्रहण कर लेते हैं। तो इस लिहाजा से हमारा डी जो है कि राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बड़े प्यार से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कि मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है। योग्यता हो गया, कुर्सी हो गई, बल हो गया, गति हो गई। अगर मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है, हमें नहीं को बिल्कुल भी देख के ही क्वेश्चन ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बताना है। तो अमूर्तवाचन की अवधारणा नहीं है का उदाहरण की अगर बात करते हैं तो योग्यता हो जाएगा हमारा, योग्यता नहीं है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसमें हम लोगों का ए हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा बड़ा ही उम्दा है, जैसे कि आप अगले क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन को आप देखिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का नंबर 6 कि पढ़ने की वह तकनीकी जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या चीज़? पढ़ने की वह तकनीकी जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है, क्या कहलाता है? की रीडिंग कहलाता है, या फिर रीडिंग कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है, या फिर स्क्रीमिंग कहलाता है। तो हमें बताना है कि पढ़ने की वह तकनीकी का उपयोग जिसका तालिका में हम शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं, और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का। इसमें कहा गया है कि हम सभी आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। हम सभी में आवश्यकता के अनुसार जो होता है अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए वो संबंधित है सम्मान से, शारीरिक से, सामाजिक से, या आत्म अनुभूतिकरण से। तो हमें बताना है कि किससे संबंधित है। अगर हम बात करते हैं किसी छात्र की, तो छात्र में क्या हो जाएगा? तो हमारा सबसे सर्वप्रथम जो आवश्यकता होती है वो हमारा होता है शारीरिक। ओके, तो हमारा बी जो है इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शारीरिक में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर हमारा शरीर जो है कि स्वस्थ है, हिष्ट पुष्ट है, ठीक है, तो उसमें हमारा स्वस्थ जो मस्तिष्क होगा, जो ब्रेन होगा, वो भी हमारा अच्छे से काम करेगा। ओके, आइए चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है और ऑप्शन जो है कि अगले पेज पे दिया गया है, तो हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। ओके, कहा गया है कि कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्या के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। ओके, कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्या के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है, वो क्या क्या है हमें देखना है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन के तरफ बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। चलिए,
ऑप्शन ये है कि तर्क संबंधित तथ्यों का अध्ययन, बी कह रहा है हम लोगों का उद्देश्य की सूचना, और सी कह रहा है कि विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना, और डी कह रहा है श्यामपट्ट पर विषय वस्तु लिखना। तो इसका इज द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, तो ये हो जाएगा तर्क संबंधित तथ्यों की व्याख्या करना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा इसमें ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तर्क संबंधित तथ्यों की व्याख्या करना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं, और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखते हुए चलिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्वलन का उदाहरण है। ओके, पुनर्वलन का जो उदाहरण है हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। कमला कह रही है कि उत्तर देने में तुम कृति की सहायता नहीं कर सकती। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। सुनील कह रहा है कि तुमने सही कहा। तो इसमें क्या है जो कि पुनर्वलन का समर्थन करता है या उसका उदाहरण है? अगर क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा इसमें डी, सुनील जो है कि तुमने सही कहा। तो ये हमारा पुनर्वलन का जो है कि समर्थन कर रहा है। जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो चीज़ों को उसको दोहराने की बात करिए, पुनर्वलन का ये समर्थन हमारा कर रहा है। इज द राइट ऑप्शन इसमें डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि स्व अध्ययन पर व्याख्यान देके। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करते, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। तो हमें बात करना है किसका? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का, कि बच्चों में स्वतः अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। कैसे? तो नूतन साहित्य क्या है? उपलब्ध करा के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ओके, नूतन साहित्य अगर हम देते हैं उनको पढ़ने के लिए, तो उनको पढ़ने में रुचि जो होगी वह उत्पन्न होगी। अगर रुचि उत्पन्न होगी तो उस कार्य को हमें करने में क्या होगा? एक जो है कि अंदर से प्रेरणा जगेगी, और वो जो अंदर से प्रेरणा हमें जागृत होगी उसी को हम लोग स्व अध्ययन के रूप में देखने को मिलता है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि विकास के परिक्षेप्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन को एक बार आप फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन जो कह रहा है कि विकास के परिक्षेप्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? रूप है, दर है, अनुक्रम है, इनमें से सभी है। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें हमारा इज द राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इसमें से सभी। क्योंकि हम सबसे पहले रूप को देखते हैं, फिर किस दर से वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही है, और कौन सा अनुक्रम चल रहा है हमारा। तो ये सारी चीज़ों को मिला के जो होगा कि इनमें से सभी हमारा सभी पहलुओं पर हम लोग देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। रचनात्मक कही जाती है, अभिनव कहा जाता है, बुद्धिमत्ता कहा जाता है, कि नव विचार कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 12, अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि नूतन, वास्तविक और उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? रचनात्मक। ओके, तो हमारा इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इज द राइट ऑप्शन इसमें ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है, जीन कहा जाता है, आनुवंशिकता कहा जाता है, होम्योस्टैटिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का अगर हम बात करते हैं तो ओके 13 है, 13 है। ओके,
13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे माता पिता से जो हमारे शरीर में आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अनुवांशिकता। ओके, क्वेश्चन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनुवांशिकता किसके कारण आता है, किसके द्वारा आता है, तब हमारा ऑप्शन हो जाएगा जिन। ये जिन के द्वारा आता है, किसके द्वारा आता है, जिन के द्वारा आता है। लेकिन जो माता पिता से हमें मिलता है वो क्या होता है, अनुवांशिकता वो कहलाता है। ओके, इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें इज द राइट ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं और ये रहा हम लोगों का 14 क्वेश्चन और इसमें प्रोसीड करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिएगा आप बड़े ही ध्यान से कि निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरण, ओके, संवेदी बालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक जो है कि परिचालन को चिन्हित करता है। तो किसके द्वारा ये जो है कि विकास किया गया था, जो ठीक है, तो बताना है कि वो कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये क्या किया है, सिद्धांत दिया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एरिक्सन को मनोसामाजिक विज्ञान का सिद्धांत, फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, या फिर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, या फिर कोहलर का नैतिक विकास सिद्धांत। तो हमें बताना है कि क्या है। अगर हम बात करते हैं संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन, औपचारिक परिचालन की, तो इसमें ये जो है कि सिद्धांत कौन दिए हैं, तो ये सिद्धांत हम लोगों के दिए हैं जीन पियाजे के द्वारा। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जीन पियाजे ने ही एवं संज्ञानात्मक का विकास दिया का सिद्धांत दिया है और इन्होंने अपने बच्चों पे ही क्या किया था, इसको, तो इन्होंने अपने बच्चों पे ही प्रयोग किया था। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमें याद रखना है। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा और इस क्वेश्चन को अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ओके, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखते हुए चलिएगा। ओके, कहा गया है कि एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है, हमें नहीं को भी ध्यान में रखते हुए देखना है। ओके, ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि छात्र का अभिप्रेरण विकास। ओके, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सहकर्मी संचार का विकास, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि छात्र शिक्षक संबंध का विकास, और ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करते हैं तो खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। ओके, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14 में हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ओके, डी हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास होता है इसके तहत। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि जी का उपस्थित का समर्थन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नियम प्रतिकूल सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है स्पीयरमैन का द्विखंडन सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि बर्नौल का पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो अगर क्वेश्चन नंबर हम अगर 16 की अगर बात करते हैं तो 16 में इज द राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें स्पीयर का जो है कि स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित होती है, किसमें होती है, तो अनुकूलन में होती है, ठीक है, या फिर प्रेरक पेशीय विकास में होती है, समस्या समाधान में होती है, कि विचारात्मक प्रक्रिया में होती है। हमें बताना है वो कौन सी अंतः क्रिया है जिसमें प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, किसमें होती है। तो हमारा ये होती है विचारात्मक क्रिया में। जब भी हम अपने
विचार करते हैं कोई चीज़ तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें डी हो जाएगा। एक बच्चा है छोटा सा, जब वो विचार करेगा किसी चीज़ पे तो इतने चीज़ों को उसमें देखने को हमें मिलेगा। ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इसमें है कि सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में कौन आवश्यक घटक नहीं है? तो हमें बताना है कि नहीं है। नहीं को बिल्कुल ही ध्यान में रख के हमें चलना है। अधिगमकर्ता कह रहा है, आंतरिक व्यवस्था कह रहा है, प्रेरक कह रहा है, या फिर शिक्षक कह रहा है। तो इसमें कहा गया है कि कौन नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन नहीं है, तो सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो हमारा शिक्षक आवश्यक नहीं है। शिक्षक एक माध्यम है, आवश्यक थोड़ी है। प्रेरक बिल्कुल ही जरूरी है, आंतरिक व्यवस्था भी जरूरी है और अधिगमकर्ता भी जरूरी है, लेकिन शिक्षक जरूरी हमारा नहीं है। करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें डी हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन को आप देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन, वाद्य अनुबंधन, ऑपरेंट अनुबंधन, या फिर सामाजिक अनुबंधन के द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें हमारा इज द राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ऑपरेंट अनुबंधन के द्वारा जो है कि विकास किया जा सकता है। हमारा जो है इसमें सी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है। परिवेश का प्रभाव, हावथॉर्न का परिभाव, या फिर प्रभाव का नियम, या फिर प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, तो इसमें हो जाएगा परिवेश का प्रभाव। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परिवेश का अभाव। ओके, चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, और अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा कि रमेश और अंकित की सामान्य बुद्धि लब्धि जो है कि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की उम्र जो है 12 वर्ष, तो रमेश की मानसिक आयु कितनी है? अगर हम बात करते हैं मानसिक आयु निकालने की, तो इसमें अगर हम मोटा अगर देखें तो आइए मैं आपको मानसिक आयु निकालने के तरीके भी इसमें डिस्कशन कर देते हैं। चलिए अगर हम देखते हैं कि हमें इसमें कैसे निकालना होगा, तो अगर हम इसका फार्मूला जो होता है वो होता है हमारा बुद्धि लब्धि बराबर। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं IQ। ओके, IQ बराबर अगर क्या होता है, तो IQ बराबर हमारा होता है मानसिक आयु। ओके, मानसिक आयु बटे हमारा होता है वास्तविक आयु, मतलब रियल एज, और इंटू हमारा 100 होता है। ओके, तो ये हमारा फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूले पर रखें तो IQ हमारा कितना दिया है 120, और 120 बराबर हमारा मानसिक आय दिया नहीं है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, और बटे में हमारा जो है कि रियल एज दिया है जो कि 12 वर्ष का है, और इंटू हमारा हो जाएगा 100। ओके, अगर हम इसको देखते हैं तो 20 से काटते हैं तो 20 बच्चे 100, और 20 छक्का 120। अगर हम बात करते हैं तो इसमें इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 12 छक 72, और 72 बट्टे कितना हो जाएगा 5। अगर हम भाग देते हैं तो हमारा लगभग कितने चल जाएगा, 5 एक कम 5, 2 बचेगा 22, तो ये 4 बार 20.2, मतलब 2 बार। ठीक है, तो लगभग 14.2 हो रहा है। अगर 14 की अगर हम बात करें तो नियर अबाउट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा करीब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 14.2 के आसपास हमारा रियल एज आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा 14 जो ऑप्शन के करीब है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? असतत चर का उदाहरण नहीं है। वायु है, लिंग है, वैवाहिक स्थिति है, या अवासीय स्थान है।
ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन नहीं। अगर क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का हो जाएगा 22। ओके। और अगर 22 नंबर में देखा जाए तो आयु हो जाएगा। ओके। आयु हमारा जो है कि उदाहरण चर का नहीं है, बाकी हमारा जो है कि वैवाहिक स्थिति हो गया, लिंग हो गया या आवासीय स्थान हो गया, ये तीनों रखे जाते हैं, लेकिन वायु हमारा इसमें नहीं आएगा। तो इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। क्या है? साक्षात्कार है, अवलोकन है, ठीक है, या फिर प्रश्नावली है, या फिर लिखित परीक्षा है। ठीक है। तो हमें बताना है कि जो छात्र है, ओके, छात्र की प्रयोगात्मक जो दक्षता होती है, ओके, आकलन का यथोचित रूप है, कौन सा है? अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का तो इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अवलोकन। ठीक है, एग्जॉर्ब करना। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के तरफ हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है, वो क्या कहलाता है? नैदांतिक मूल्यांकन कहलाता है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है, प्लेसमेंट मूल्यांकन कहलाता है, या फिर संकलित मूल्यांकन कहलाता है? क्वेश्चन नंबर अगर 24 की बात करते हैं तो ये संकलित मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन हमारा डी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा कि निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि न्यूटन के गति के तीनों नियम की व्याख्या करें। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि न्यूटन के गति का नियम क्या है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। ओके, तो हमें निबंधात्मक लिखना है तो हमें जाहिर सी बात है कि एक निबंध लिखना पड़ेगा, एक लेख लिखना पड़ेगा। तो हमारा इसमें इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि लेख। अगर निबंधात्मक अगर क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है? व्याख्या किया जाता है। ओके, क्या किया जाता है? व्याख्या किया जाता है। और जो व्याख्या होता है उसको हम लोग निबंध के द्वारा प्रदर्शित करते हैं आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर बी हमारा इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा का आवश्यकता होती है, विशेष लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित होती है। अगर हम बात करते हैं विशिष्ट कक्षा की तो इसमें हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। जो लोग हैंडीकैप होते हैं, हैंडीकैप लोगों को क्या दी जाती है? विशेष शिक्षा के द्वारा जो है उनको क्लास चलाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करती है? इसमें नहीं को विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दिशा निर्देश के अनुकरण में समस्या, उदासी, ठोकर लगने का भय, या दूरी मापने में असमर्थता का। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा? अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दिशा निर्देश के अनुकरण में समस्या। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है बड़ा ही उम्दा है, इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है उनको। ओके, वाक बाधित मतलब होता है जो मुख से बाधित होते हैं। ओके, तो उन्हीं के प्रपक्ष में ये कहा गया है। ओके, कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करने, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके उनके द्वारा कथित
गलतियों को सुनने में सहायता करके और मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेज के। तो हमारा ऑप्शन नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना, किसी भी व्यक्ति को अपना विचार अगर वो प्रकट कर ले रहा है कक्षा में, अगर अपने आप को साबित कर ले रहा है तो उसी लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि कोई भी बच्चा दब्बूपन का शिकार न हो पाए। ओके, तो इज द राइट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो प्रतिभाशाली बालक है कौन है, उसमें क्या खूबी होनी चाहिए। ओके, तो तीव्र और आसानी से सीखते हैं, जो सुनते पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, या फिर वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में ही अभिप्रेरणा का जो है कि अनुसरण करते हैं। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो कौन होते हैं, तो वस्तु चिंतन करते हैं। ओके, इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। वस्तु जो चिंतन करते हैं, जो हर एक क्वेश्चन का जवाब इतनी आसानी से नहीं, बिल्कुल उसमें जो है कि तर्क शक्ति का प्रयोग करके जो आंसर वो लोग देते हैं, तो ऐसे बालक को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखा जाता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये आज हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिया है। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी, मानसिक रूप से कमजोर। ओके, तो हमें बताना है मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से क्या है, कम रह जाती है, वो क्या कहे जाते हैं, तो वो हमारा कहे जाते हैं पिछड़े बालक। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।